हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। अगर आप एजुकेशन विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीए नेट हो, यूपी पीजीटी हो, या फिर आपका जीडीसी हो, जीआईसी हो, ठीक है, या फिर आप हायर की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़िए और आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन सब्जेक्ट के सिलेबस की पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। ठीक है, अभी पिछली क्लास में पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात की थी। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, जिसमें पिछली क्लास में हमने किसकी संरचनावाद की बात की थी कि संरचनावाद जो है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, उसके समर्थक कौन कौन से थे, उन्होंने इसके विचारधारा के बारे में अपने क्या क्या विचार बताए। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो दूसरा इसका आता है संप्रदाय, वो है प्रकार्यवाद। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रकार्यवाद की। प्रकार्यवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंक्शनलिज्म। इसका उदय किसके रूप में हुआ? संरचनावाद की आलोचना के रूप में। ठीक है, संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट था उसकी आलोचना हुई और एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, क्योंकि जो संरचनावादियों की विचारधारा थी उसको पूरी तरह से कुछ लोगों ने स्वीकार किया और कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो जिन लोगों ने नहीं स्वीकार किया उन्होंने ही एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसका नाम है प्रकार्यवाद। ठीक है, प्रकार्यवाद का जो मुख्य कहते हैं कि एक मुख्य बिंदु या मुख्य जो की पॉइंट कहते हैं ना, वो है अधिगम। ठीक है, अधिगम यानी कि लर्निंग। ठीक है, इन्होंने जो अपनी विचारधारा के अपने विचार जो प्रस्तुत किए वो पूरे के पूरे किसके इर्द गिर्द घूम रहे थे? लर्निंग के इर्द गिर्द घूम रहे थे, अधिगम के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और इनके जो कहते हैं कि प्रवर्तक, तो इन प्रकार्यवाद के प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या किया था कि संरचनावादियों की जो विचारधारा थी उसकी आलोचना की थी और उसको पूरी तरह से स्वीकार करने से मना कर दिया था और एक अपना नया जो संप्रदाय लेकर आए वो प्रकार्यवाद था। और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? विलियम जेम्स थे। ठीक है, और बाकी और समर्थकों में जो नाम आता है वो आपका जेम्स रोलैंड एंजल का नाम आता है, इसमें कैटल का नाम आता है, वुडवर्थ का नाम आता है। ठीक है, इन सब ने मिलकर पीछे से इनके काम करना शुरू किया था। ठीक, अब इनकी विचारधारा जो थी, इनका जो संप्रदाय था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था? इन्होंने अपने संप्रदाय के अंतर्गत क्या विचारधारा रखी मनोविज्ञान के संबंध में? तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, ये किससे प्रभावित थे? जो ये विलियम जेम्स थे, ये पूरी तरह से जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन के किससे प्रभावित थे? विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित थे। विकासवादी सिद्धांत, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो विलियम जेम्स थे वो किसकी विचारधारा से प्रभावित थे? तो विलियम जेम्स चार्ल्स डार्विन की विकासवादी विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित थे। अब इन्होंने क्या बताया कि जो भी मनुष्य के मन का जो अध्ययन है वो किसके बेस पर हम करेंगे? वो हम करेंगे जीव विज्ञान के आधार पर। ठीक है, जो विकासवादी सिद्धांत था वो किसके अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो मनुष्य के मन का अध्ययन भी किसके आधार पर किया जाएगा? वो भी पूरी तरह से जीव विज्ञान के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, अब जो पहली विचारधारा जो आई थी, उन्होंने संरचनावादियों ने चेतना की बात की थी। ठीक है, चेतना की बात की थी, लेकिन जो आपके जो प्रकार्यवादी हैं, इन्होंने मन को लेकर या चेतना को लेकर अपना कोई भी विचार प्रस्तुत
नहीं किया। ठीक है, इन्होंने जो मन का जो कॉन्सेप्ट था कि मन क्या होता है, मन के अंदर क्या क्या चीजें सम्मिलित करेंगे या मन को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में इन्होंने अपने कोई विचार नहीं रखे। इन्होंने बताया कि जो मन है वो कार्य करता है, मन की संरचना पर कोई बात नहीं की, लेकिन इन्होंने मन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, इन्होंने बताया कि मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं होता है जितना कि मन के कार्यों को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मन की संरचना को पूरी तरह से नकारने वाला मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय था। ठीक है, मन की संरचना को पूरी तरह से नकारने वाला मनोविज्ञान का संप्रदाय था प्रकारवाद। इसको कहीं नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इन्होंने मन की संरचना को पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन मन का जो कार्य करने का तरीका होता है या वो किन किन क्रियाओं को करता है, इस पर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, मन के कार्य करने या मन की क्रियाओं की बात आएगी या कार्य करने की बात आएगी, तो इसको प्रकारवाद ने पूरी तरह से क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट, प्रकारवाद के जनक कौन थे, तो विलियम जेम्स थे। और चौथा पॉइंट जो अभी तक निकल कर आ रहा है इंपॉर्टेंट, कि वो किससे प्रभावित थे, किसकी विचारधारा से प्रभावित थे, तो वो चार्ल्स डार्विन की विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित थे। 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए बिल्कुल। ठीक है, अब आगे क्या बात होती है कि इन्होंने जो एक लर्निंग प्रोसेस होता है, इन्होंने किस पर बल दिया था, इन्होंने अधिगम प्रक्रिया, यानी कि एक जो बच्चा होता है वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से सीखता है, इस बात पर इन्होंने पूरा का पूरा जोर दिया था। जब इनका ये कॉन्सेप्ट आया तो उस समय धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने गौर किया कि जो पाठ्यक्रम होता है उसका निर्माण वातावरणीय परिस्थिति के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण देश में एक पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया और बच्चों पर वो थोप दिया गया। कुछ चीजें पाठ्यक्रम में ऐसी होती हैं जो वातावरण से प्रभावित होती हैं आसपास के, तो वातावरण के हिसाब से ही बच्चे के पाठ्यक्रम का भी निर्माण होना चाहिए। फिर शिक्षण विधियां, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट, प्रकारवाद के समय में ही ये कॉन्सेप्ट आया कि नई शिक्षण विधियों के माध्यम से ही, अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, फिर बहुत सारे प्रश्नावलियों का, सूचियों का डेवलपमेंट इनके काल में होना शुरू हो गया था। अब इनका जो प्रकारवाद है उसमें 2 संप्रदाय आए। ठीक है, जो प्रकारवाद था उस समय 2 संप्रदाय मेन थे, यानी कि जो इस प्रकारवाद की मानने वाले थे, प्रकारवाद की विचारधारा को अपनाने वाले लोग थे, वो 2 तरीके के संप्रदायों में बटे हुए थे। पहला था शिकागो संप्रदाय, और दूसरा था कोलंबिया संप्रदाय। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि किस संप्रदाय के जो मानने वाले थे या अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित है, यानी शिकागो संप्रदाय और कोलंबिया संप्रदाय किसकी देन है, प्रकारवाद की देन है। तो शिकागो संप्रदाय में मेन जो थे वो थे जॉन डीवी। इसके समर्थक कौन थे, जॉन डीवी। ठीक है, और फिर कोलंबिया संप्रदाय के समर्थक जो थे वो थे कैटल, थॉर्नडाइक और आपके वुडवर्थ। ठीक है, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, ये 2 भागों में इनकी विचारधारा पूरी तरह से प्रभावित थी। एक तो शिकागो संप्रदाय के रूप में और दूसरा कोलंबिया संप्रदाय के रूप में। तो शिकागो संप्रदाय के जो मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं वो जॉन डीवी माने जाते हैं, और कोलंबिया संप्रदाय में कैटल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ का नाम निकलकर सामने आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो संप्रदाय आया, ठीक है, प्रकारवाद जो आया, इसने शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान था, शिक्षा के क्षेत्र में आखिर इसने क्या ऐसी इसकी देन थी जो शिक्षा के क्षेत्र में आज तक उसको अपनाया जा रहा है। सबसे पहले तो इन्होंने बात की थी
कि इन्होंने अधिगम प्रक्रिया में जो इन्होंने लर्निंग प्रोसेस बताया था, अधिगम प्रक्रिया पर इन्होंने जोर दिया था बच्चे की। तो अधिगम प्रक्रिया में इन्होंने एक तो वातावरण और दूसरा वातावरण के साथ में समायोजन की बात की थी। यानी कि एक बच्चा जो है अधिगम प्रक्रिया यानी सीखते समय अपने वातावरण के साथ जितनी आसानी से समायोजन कर लेता है, वो बच्चा उतनी जल्दी सीखने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी यही चीज अपनाई जाती है कि लर्निंग प्रोसेस में बच्चे को क्या देखा जाता है कि उसको अच्छे से अच्छी वातावरणीय परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाए ताकि वो प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन करना सीख ले। तो ये इनकी देन थी और सबसे मुख्य पॉइंट था इनके इस संप्रदाय का। ठीक है, फिर इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता की बात की थी। ठीक है, अधिगम की बात की थी, क्योंकि इन्होंने मेन जो इनका जो बिंदु था वो अधिगम से शुरू होता है और अधिगम के इर्द गिर्द लर्निंग प्रोसेस के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। फिर इन्होंने एडजस्टमेंट की बात की, समायोजन की बात की, फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात की, इवैल्यूएशन की बात की, जो कि आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि एजुकेशन का जो सेंटर होता है वो कौन होता है, बालक होता है। यानी इन्होंने बालक को शिक्षा का मुख्य केंद्र बताया था कि बालक जो होता है वो शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। ठीक, फिर इन्होंने एक चीज पर और बल दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चे को एक ही शिक्षा देनी है। विभिन्न आयु स्तर के बच्चों की शिक्षा की बात की थी इन्होंने। यानी कि इन्होंने कहा कि बच्चे का अगर आयु स्तर भिन्न है, ठीक है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, आयु स्तर के आधार पर उनका ईक्यू, ठीक है, ईक्यू चेंज हो जाता है। जब उनकी शैक्षिक लब्धि चेंज होती रहती है, उनकी आईक्यू चेंज होती है, उनकी एज चेंज होती है, तो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हमें उसी के आधार पर उसका क्या करना है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। और हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए अलग, यानी हर क्लास वाइज जो पाठ्यक्रम की बात है वो इन्होंने की थी। इन्होंने फिर उपयोगिता का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है। उपयोगिता के सिद्धांत में इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम का निर्माण तो किया जाए, लेकिन पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों का समावेश किया जाए जो एक छात्र के लिए सामाजिक तौर पर क्या है, उपयोगी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सामाजिक तौर पर उपयोगी विषयों का ही समावेश किया जाए। तो ये आपका जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था वो था प्रकार्यवाद का। ठीक है, एक छोटी छोटी चीजें, बहुत ही डीप चीजें, ताकि आपके एग्जाम में आपके सिलेबस का कोई भी कोना, कोई भी पोर्शन ना छूटे। उसके लिए मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर आऊं, लेकिन उनको बिल्कुल डीपली एक एक पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर उस पर बात करें। तो प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, इसके प्रवर्तक कौन थे, विलियम जेम्स थे। फिर इन्होंने मन की संरचना पर कोई भी बात नहीं की थी, इन्होंने उसके प्रोसेस यानी कार्य करने पर बात की थी। और इनका जो पूरा का पूरा संप्रदाय है वो लर्निंग प्रोसेस यानी अधिगम प्रक्रिया के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और इनके जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसका बहुत बड़ा सा क्षेत्र आज भी शिक्षा के क्षेत्र में इनकी विचारधारा का यूज हो रहा है। और ये किसकी विचारधारा से प्रभावित थे, ये चार्ल्स डार्विन की विकासवादी सिद्धांत की विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित थे। ठीक है, तो ये आपका प्रकार्यवाद हो गया। कोशिश है कि आगे के जितने भी संप्रदाय हैं मैं एक एक करके लेकर आऊंगी आपके लिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कोई भी अगर आपके पास सुझाव है इस वीडियो को लेकर, कोई भी आपके पास कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।